डॉक्टर पंकज। और इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे अपने जो यूट्यूब पे कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं उनको। तो अच्छा, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है जो कि नीट यूजी गुरु के नाम से है। आप लोग चाहें तो इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस ग्रुप की खास बात है कि इसमें जो जो एमसीक्यूज जो इस पे दिए गए हैं वो एकदम जो लेटेस्ट आपकी जो एनसीईआरटी है उससे ही लिए गए हैं, और वो सारे के सारे एमसीक्यूज एक प्रॉपर मैनर में अरेंज्ड हैं। तो अगर आप इसमें ये लगभग इस ग्रुप को लगभग 2 साल हो चुका है, और इस ग्रुप पे अगर आप जाके अगर एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपको काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज इस पे मिल जाएंगे, और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो पहला क्वेश्चन है कि सर मैथ से 12th किया है, अब नीट एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। सर अब मैं क्या कभी डॉक्टर नहीं बन सकता? देखिए, इन्होंने 12th जो है मतलब इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स से पास किया है। इन्होंने ये नहीं बताया कि इनके पास बायो थी कि नहीं थी, क्योंकि सीबीएसई में जो क्या होता है, सीबीएसई से जो करता है वहाँ पे ऑप्शन होता है कि लोग 11th 12th में मतलब कि इंटरमीडिएट में मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ एक बायो ऑप्शनल भी ले सकते हैं। तो अगर इनके पास बायोलॉजी नहीं थी तो ये नीट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि नीट में बायोलॉजी होना एकदम कंपलसरी है। और फिर मैं इनको एक एडवाइस दूंगा कि अगर जब आपके पास बायो थी ही नहीं, मतलब तो आपने कभी से डॉक्टर बनना सोचा ही नहीं था, अब आप अचानक से सोच रहे हैं डॉक्टर बनना। तो देखिए, अगर अब आप कोशिश करेंगे तो आपको फिर 12th एक बार फिर से इंटरमीडिएट करनी पड़ेगी बायोलॉजी के साथ, तो वो सब चीज़ें फिजिबल नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि आप ये सब दिमाग से निकाल दो, और आप इंजीनियरिंग की या अपनी जो आईआईटी है उसकी तैयारी करो, और अच्छे से आईआईटी क्लियर करो, और एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लो। या अगर और भी कोई ऐसा कोई चीज़ है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी कर सकते हैं। पर ये सोच के अपना दिल छोटा मत कीजिए कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते। हाँ, कुछ लोग ऐसे, मैं कुछ लोग को जानता हूँ जो कि डॉक्टर बनने के लिए इतने ज़्यादा मतलब वो इतने ईगर थे कि उन्होंने बायोलॉजी से फिर 12th किया और फिर बाद में फिर नीट निकाला। तो वो लोग डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और वो उन्होंने उनके दिमाग में आ जाता है कि हमें डॉक्टर ही बनना है। कैन आई गो डायरेक्टली फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आफ्टर एमडी डिग्री विदाउट एसआरशिप, एंड व्हाट अबाउट सैलरी? तो इनका बोलना है कि अगर एमडी या एमएस कर लेते हैं, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं एज अ विदाउट डूइंग एसआरशिप? तो देखिए, अगर आप एमडी या एमएस करके अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, यहाँ बात याद रखिए, मेडिकल कॉलेज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में तो आप जा ही नहीं पाओगे। अगर आपने एसआरशिप नहीं की है तो आप मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही नहीं पाओगे। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है बस हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गए। तो जहाँ भी अगर आप एक स्पेशलिस्ट की तरह अगर आपको पोस्टिंग दी जाती है, स्पेशलिस्ट मतलब कि सपोज़ कीजिए आपने एमडी किया है, सपोज़ कीजिए आपने पेडियाट्रिक्स से किया है। तो आपने अगर पेडियाट्रिक्स से अगर एमडी किया है तो आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो। तो अगर आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तरह अगर ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो किसी भी हॉस्पिटल में कम से कम 1 साल का एसआरशिप का एक्सपीरियंस तो मांगता ही है, तो 1 साल तो आपको करनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर आप केवल एमबीबीएस लेवल पे अगर ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब स्पेशलाइजेशन की बात भी, आप अगर केवल आप एमबीबीएस लेवल पे ज्वाइन करना चाहते हो तब एसआरशिप की नीड नहीं है। बट अगर एज अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्वाइन करना चाहते हो और उस सब्जेक्ट में जिसमें आपने एमडी या एमएस किया है, तो आपको एसआरशिप चाहिए ही होगी, कम से कम 1 साल की। सर एमडी कोर्स के बाद कौन सी डिग्री होती है? देखिए, मैं आप ना मेरे चैनल पे मैं सबको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे वीडियोस हैं, और उन वीडियोस को ना आप आराम से सुन सकते हैं। आप अपने खाली टाइम में उनको चला के छोड़ दीजिए, आराम से जैसे कोई गाने सुनता है वैसे वैसे सुनते रहिए, क्योंकि जितनी चीज़ आप पूछते हैं ना वो मैं ऑलरेडी अपनी पुराने वीडियोज़ में बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। तो वो सारे वीडियो अगर सुन लोगे ना तो आपके सारे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए बताता हूँ कि एमडी कोर्स करने के बाद क्या होता है कि हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप जो सर्जिकल ब्रांच में आप एमसीएच कर सकते हो जो कि 3 साल की होती है, और जो आपकी जो मेडिसिन जो ब्रांच होती है उनमें आप डीएम कर सकते हो जो 3 साल की होती है। ठीक है, तो इनके लिए आपको सुपर स्पेशलाइजेशन जो कि नीट एसएस के नाम से जो एक एग्ज़ाम होता है, नीट एसएस के नाम से जो एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको सुपर स्पेशलाइजेशन में एडमिशन मिलेगा। सर नीट काउंसलिंग के रूल से रिलेटेड कोई वीडियो है तो उसका लिंक सेंड कीजिए। देखिए, अगर आप नीट काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका है आप वेबसाइट पे जाइए mcc.nic। ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको काउंसलिंग के सारे रूल, सारे रेगुलेशन सब मिल जाएंगे, क्योंकि यही वेबसाइट है जो कि इस काउंसलिंग को कंडक्ट कराती है। वहाँ पे बड़े ही क्लियर फॉर्म में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सर क्या पीजी डिप्लोमा कोर्स
उसके बाद भी 3 साल सीनियर रेजिडेंसी करनी होती है। तो इनका बोलना है कि सपोज कीजिए इन्होंने एमबीबीएस की और एमबीबीएस करने के बाद इन्होंने डिप्लोमा किया जो कि 2 साल का होता है। जो पीजी का जो डिप्लोमा होता है वो 2 ईयर्स का होता है, डिग्री 3 साल की होती है। तो देखिए, अगर आपको किसी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करना है, मतलब आपको अपना भविष्य आप देते, अगर आप इस तरीके से देखते हो कि फ्यूचर में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहोगे या प्रोफेसर बनना चाहोगे, तब तो आपको पीजी करने के बाद एसआरशिप करनी ही पड़ेगी। ओके। और अगर आपने सपोज करो, अगर आप किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन करना चाहते हो, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन करना चाहते हो एज अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर का मतलब होता है कि जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है उसी में आप एज अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्वाइन करना चाहते हो, तब भी आपको एसआरशिप तो करनी ही पड़ेगी। अब वो 1 साल की होगी या 3 साल की होगी, वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। जैसे यूपी के अंदर वो 1 साल की होती है। अगर आप यूपी के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एज ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल की आपको एसआरशिप करनी ही पड़ेगी आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके सर, क्या बॉन्ड सर्विस में फ्री में ड्यूटी करनी होती है? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमबीबीएस करने के बाद आप हमेशा याद रखिए, जब एक बार अगर आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर ली, जो कि 4.5 साल की पढ़ाई होती है, उसके बाद जैसे ही आप इंटर्नशिप में आते हो वहीं से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाता है मेडिकल साइंस में। एमबीबीएस के बाद आपको कभी भी फ्री में काम नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो इंटर्नशिप हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे एसआरशिप हो, चाहे बॉन्ड हो, हमेशा आपको सैलरी दी जाएगी। यही मेडिकल साइंस की एक सबसे अच्छी खास बात है। यहाँ बस 4.5 साल तक आपको फीस देनी है, उसके बाद गवर्नमेंट ही आपको पैसा देती है। सर, आफ्टर एमबीबीएस एलएलबी किया जा सकता है? बिल्कुल, एलएलबी आराम से आप कर सकते हैं एमबीबीएस के बाद। इवन एमबीबीएस के आप कोई भी डिग्री कर लीजिए, आईआईटी कर लीजिए, आपने आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लिया, आपने कुछ बीएससी कर लिया, आपने एमबीबीएस कर लिया, एलएलबी आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। 1 साल एमबीबीएस करके छोड़ सकते हैं। अगर इस साल अच्छा कॉलेज नहीं मिला, क्या अगले साल फिर से नीट में बैठा जा सकता है? देखिए, नीट में तो आप बैठ सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आप एमबीबीएस करके 1 साल छोड़ेंगे तो जो उस कॉलेज का जो बॉन्ड होगा वो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। ओके। बट ये जो आप सोच रहे हैं ना कि 1 साल एमबीबीएस करके और फिर दोबारा से दूसरे कॉलेज में जाएं, किसी अच्छे कॉलेज में, देखिए ये बहुत ही बड़ी एक ना समझी वाली बात होती है। और ऐसी बात वो करते हैं जिनको मेडिकल साइंस का एक्सपीरियंस नहीं होता है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप इस देश के सबसे उस कॉलेज से एमबीबीएस कीजिए जिस कॉलेज को आप इस देश का सबसे घटिया कॉलेज मानते हैं, ठीक है? और अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की। वो गवर्नमेंट कॉलेज जिसको आप इस देश का सबसे घटिया कॉलेज मानते हैं, वहाँ से एमबीबीएस कर लीजिए, आप फिर भी अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज ना घटिया होता ही नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज एवरेज तो हमेशा होता है, कुछ बहुत अच्छे हो जाते हैं। बट एमबीबीएस आप कहीं से भी कीजिए, इवन प्राइवेट से भी कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एमबीबीएस में फिर से तैयारी करके अपना 1 साल बर्बाद मत कीजिए। 1 साल की कीमत आप समझते नहीं है, बाद में काम आएगी। ओके। आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, जब आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, आपकी प्रैक्टिस खूब चलेगी, तब वो 1 साल काफ़ी काम आएगा। ठीक है, तो 1 साल बिल्कुल मत वेस्ट करने का सोचिए। ये ख्याल एकदम बेवकूफ़ी भरा है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। जहाँ भी एमबीबीएस मिल रही हो ज्वाइन कीजिए, उसे पूरा कीजिए, जल्दी से जल्दी एमबीबीएस कंप्लीट कीजिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Allopathic medicos 90% from their batches got the good job opportunity, whereas IIT engineers almost 30 to 40% from their batches got good job in government or MNCs. Medicos on basis of their experience they got more and more in government or private, whereas for engineers none can guarantee about their rising trend of future. तो इनका बोलना है कि 90% जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाती है। और इनका बोलना है कि 30 to 40% आईआईटीएंस को ही या इंजीनियर्स को अच्छी जॉब मिल पाती है। देखिए, अब इनका ये अपना व्यू है सोचने का। हाँ, एक बात तो मैं बोलता हूँ कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेडिकल साइंस में अभी भी सैचुरेशन नहीं आया है। हाँ, एक बात है कि जो थोड़ी दिक्कत है वो तब आती है जब सपोज करो आप बड़ी सिटी में सेटल करना चाहते हैं, लाइक दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर। तो क्योंकि बड़ी सिटी में हर कोई सेटल करना चाहता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी डॉक्टर्स को ऐसा फील होता है कि सैचुरेशन आ गया है। बट अगर आप ओवरऑल देखें, अगर आप जगह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो मेडिकल फील्ड में अभी जॉब्स का कोई इशू है नहीं ऐसा। हाँ, जो इंजीनियरिंग के फील्ड हैं उनमें जो टॉप मोस्ट आईआईटीएंस जो होते हैं, जो टॉप मोस्ट इंडिया के जो 5 से 6 आईआईटी कॉलेज हैं, वहाँ से जो स्टूडेंट निकलते हैं उनकी जॉब तो ऑलमोस्ट पक्का है ही, अच्छी जॉब्स।
बट बाकी के रेस्ट ऑफ द जो छोटे कॉलेजेस हैं, जो नए आईआईटी में आए हैं, जो उतने अच्छे नहीं हैं, उनमें थोड़े से इश्यूज हैं। बट इस कमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सब लोग ये मानने लग जाएं कि भाई डॉक्टर ही अच्छा होता है, आईआईटी खराब है फील्ड। ऐसा कुछ नहीं होता। हर फील्ड अच्छा होता है, हर फील्ड में अच्छे और बेकार लोग होते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना, उसमें आप जाओ। सपोज करो अगर आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है ही नहीं, और आप जानबूझ के देख के कि भाई डॉक्टर की लाइफ में उसको मतलब वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ये सब समझ के अगर एमबीबीएस में आ जाओ, तो और अगर आपका मन नहीं लग रहा तो आप अच्छे डॉक्टर बन ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो अगर आपका मैथमेटिक्स में है अगर इंटरेस्ट, या किसी भी चीज़ में, सिंगिंग में है या क्रिकेट में है या किसी भी गेम में है, तो आप उसमें जाओ, उसमें आप बेटर करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाओगे। और एक बात हमेशा याद रखना, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे वो आईआईटी हो, मेडिकल हो, कितना भी सैचुरेशन आ जाए, बट जो अच्छे जो लोग होते हैं ना, उनकी वैल्यू हमेशा रहेगी, और रही है और रही थी और आगे भी रहेगी। सर क्या नीट में 11 12 के 70% क्वेश्चन आते हैं? देखिए, अब ये जो बात है, एक बात हमेशा याद रखिए कि जो 11 12 की जो एनसीईआरटी जो होती है ना, उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो हमेशा ही आएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो 11 12 पे आप कमांड तो आप बिल्कुल कर ही लीजिए, और सबसे पहले 11 12 की जो एनसीईआरटी है उस पर कमांड कीजिए, फिर टाइम बचता है तो फिर कुछ और कीजिएगा, क्योंकि उस पर जो कमांड होगी तो हमेशा एमसीक्यूज तो वहाँ से ज़्यादा आएंगे ही आएंगे। बीडीएस में तो जॉब्स ही नहीं मिलती, अगर मिलती है तो बहुत कम। ये थोड़ी सी बात है कि देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में बीडीएस में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ जॉब्स कम है। इवन प्राइवेट में भी जो इनिशियली जो ट्रेनिंग होती है उसमें बड़ा कम पैसा मिलता है, ये मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसलिए काफ़ी लोगों को मैं एडवाइस भी देता हूँ कि अगर आपको बीडीएस नहीं करनी है, अगर वो सब दिक्कत लगी, तो आप बीएएमएस कर लीजिए, ठीक है। पर एक बात फिर से बोलूँगा कि देखिए, दांतों की बीमारी जो होती है वो तो सभी को होनी होनी है, मतलब हमें डेंटिस्ट तो चाहिए ही होंगे। तो जो अच्छा डेंटिस्ट होता है ना, उसकी प्रैक्टिस तो चलती ही है, मैंने देखा है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो काफ़ी अच्छे जो डेंटिस्ट हैं, जिनकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। तो यहाँ भी यार बात इंटरेस्ट की आ जाती है। अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ाई करोगे, अच्छे से अपने काम को सीखोगे, तो देर सवेर आप अच्छा पैसा कमा ही लोगे। सर मैं अभी क्लास 10th में हूँ, मैं नीट की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं हिंदी मीडियम से हूँ। क्या मैं 11 और 12 में इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन करूँ? तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि आप अगर 11 और 12 में अगर आप इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो क्या आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो ठीक है। बट अगर ऐसा है कि आप हिंदी मीडियम स्कूल में ही रह के इंग्लिश में तैयारी करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा, जिस मीडियम में आप 11 12 का पेपर देना चाहें, जिस मीडियम में आप 12th का पेपर देंगे इंटरमीडिएट का, उसी लैंग्वेज में अपनी तैयारी कीजिएगा, वो आपके लिए आसान रहेगी। ओके, हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन ही ले लेते हैं 11 12 में, तब बात अलग हो जाती है। तब तो इंग्लिश आप जो इंग्लिश आपका कोर मीडियम बन ही जाएगा, तब तो कोई इशू ही नहीं है। सर राजस्थान के जो सर राजस्थान के बच्चे को एमपी में एससी कैटेगरी को मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है क्या? अच्छा, इनका बोलना है कि जो राजस्थान के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मध्य प्रदेश में जो एससी कैटेगरी होती है उसमें स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं। देखिए, स्कॉलरशिप के जो रूल्स रेगुलेशन है वो स्टेट टू स्टेट और कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं। तो मेरा भी इतना कोई मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि एमपी में क्या रूल है। बट हर कॉलेज में कुछ कुछ कैटेगरीज की जो स्कॉलरशिप है वो होती ही हैं। तो ये आप ना, बेटर है कि आप कोशिश करो कि वहाँ कॉलेज में ना, हर कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ ना फ़ोन नंबर दिया होता है। तो वहाँ जो फ़ोन नंबर है, तो वहाँ पे फ़ोन करके अगर किसी क्लर्क से बात हो जाती है तो उनसे मालूम करने का कोशिश करो, या फिर अगर कोई जान पहचान है, कोई एमपी में अगर कोई रहता है, तो उसको भेज के वहाँ से पता करने की कोशिश कीजिए। और बाकी अगर मैं अपने दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा, अगर पता लगता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।